प्यारे बच्चों, आदरणीय भाई वीरेंद्र खटीक जी, आदरणीय हमारे गुप्ता जी, विवेक गंभीर जी, गुप्ता जी, कई देशों के यहाँ डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, आदरणीय फुल्का जी हैं, डॉक्टर मिश्रा हैं। मैं अभी नाम लेने लगूंगा तो बहुत सारे मेरे बहुत प्रिय और महत्वपूर्ण लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। परसों सुबह तक सुमेधा जी और हम रोम में थे, वहां से लौटे, किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए थे। लेकिन कल पता लगा कि हमारे साथियों ने कुछ कार्यक्रम आयोजित किया है। तो ये जो वीरेंद्र भैया के साथ आप लोगों ने अन्याय किया कि आधा घंटे पहले तक ही नहीं बताया कि वहां जाना है, हमें भी आज सवेरे दोपहर तक जो पता नहीं तो बार है। ये हमारी बुंदेलखंडी भाषा है, क्योंकि वो हमारे मातृभूमि पूरा देश है, पूरी दुनिया है, लेकिन वहाँ की सोंधी, वहाँ की प्यार भरी मिट्टी की गंध यहाँ लेके आए हैं। मंत्री की तरह नहीं, बल्कि हमारे घर से कोई पाव नवा हुए वैसे लगे। जिस तरह हमारे नौजवान साथियों ने ये बोट शुरू किया और चला रहे हैं, अभी जब इन्होंने एक डब्बा मुझे दिया, उस पर कुछ लिखा हुआ था 1 मिलियन, तो मैंने सोचा कि ये $1 मिलियन सबके सामने यहाँ मुझे भेंट कर रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि जो आपके दिल में जज्बात हैं, अमित जी, विवेक जी और तमाम सारी टीम, जो आपका संकल्प है, वो दिन दूर नहीं है कि जब ऐसे कई $1 मिलियन आप भारत के बच्चों की बचपन को लौटाने में खर्च करेंगे, और जो आपका सपना है कि उनमें से कोई सचिन तेंदुलकर निकलेगा तो कोई लता मंगेशकर जी बनेंगे स्वर्गीय, कोई बहुत बड़ा ग्रामी अवार्ड विनर बनेगा। ये आप लोग कर पाएंगे क्योंकि आपके दिल में वो भावना है। हमारे यहाँ एक वेद में मंत्र है कि शत हस्त्र संकिर सहस्त्र हस्त समावे। 100 हाथों से आप कमाइए, लेकिन आप 1000 हाथों से उसको अगर समाज को लौटाएंगे तो वो 1000 गुना बढ़ता चला जाएगा। अभी आपने कहा कि कैलाश जी को क्या दिया जा सकता है। मैं सबसे एक ही बात कहता हूं हमेशा मेरे जन्मदिन पर, कि जो प्यार, जो सम्मान आप लोग देते हैं, वो हमारी धरोहर है, हमारी शक्ति है। लेकिन अगर सचमुच ही आपको कुछ देना है, जो मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है, सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा सम्मान है, वो इतना भर है कि आप किसी अनजाने बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कोई काम करें। मेरे नाम पर अगर एक भी बच्चे के चेहरे पर आप मुस्कुराहट लाएंगे, जो किसी भी प्रकार के दमन, शोषण, उत्पीड़न का, अत्याचार का शिकार है, जात पात के नाम पर, पिछड़ा अगड़ा होने के नाम पर, किसी और आर्थिक कारणों से, उस बच्चे की जिंदगी में खुशहाली हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। और ये मकसद 2-3 चीजों से चला है।
पहली चीज है जो हमारे बच्चों के लिए है, सारे बच्चे जो हैं मौजूद हैं और बड़े भी, वो है सपना। पहले जो आप देख रहे हैं बाहर, इतना बड़ा ये भवन बना है, इतनी बड़ी लाइट है, इतना बड़ा ये सब चल रहा है, हम जिस कार में बैठ के आए वो है, मकान है, सड़कें हैं, ये बाहर तब आई, इनका निर्माण तब हुआ जब किसी व्यक्ति ने इनका सपना देखा। कोई भी चीज जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, वो कभी ना कभी किसी न किसी का सपना रहा। वो चाहे एक आदमी का सपना रहा हो, चाहे एक समूह का सपना रहा हो, लेकिन वो सपना रहा। आज ये मौका है कि हमारा पूरा देश एक सपना देख रहा है, एक सपना देख सकता है। इसलिए हमारे युवाओं में, नौजवानों में, बच्चों में सपने देखने की प्रवृत्ति पैदा होना चाहिए। रात को सोने वाले सपने नहीं, दिन में देखे जाने वाले सपने। भीतर कुछ ऐसा बड़ा करने का सपना जो सिर्फ अपने लिए नहीं होगा, बल्कि समाज के लिए होगा, राष्ट्र के लिए होगा, पूरी मानवता के लिए। अगर आप बड़ा सपना देखोगे और सिर्फ अपने लिए देखोगे तो संभव है कि आप अरबपति बन जाओ, संभव है कि आप मंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, संभव है कि आप बहुत बड़े विद्वान आदमी बन जाओ जिनकी किताबें लोग पढ़ें, ये संभव है। लेकिन जो लोग सपना अपने अलावा पूरे समाज के लिए देखते हैं, वही समाज में इतिहास का निर्माण करते हैं। और मेरी अपेक्षा है कि हमारे नौजवान इतिहास के निर्माता बने। सपना बड़ा और सबके लिए। दूसरा है संकल्प, नहीं तो शेख चिल्ली का सपना रहता है। एक दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प इतना गहरा कि उसके लिए बड़े से बड़ा आत्मसमर्पण, बड़े से बड़ा त्याग, बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए भी कोई हिचकिचाहट ना हो। सपना हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, सोते जागते उठते बैठते, और उसको हासिल करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए एक दृढ़ संकल्प हमारे अंदर पैदा हो। संकल्प। राम ने एक बार प्रण किया हाथ उठाकर, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की। वो संकल्प ले लिया कि दुनिया में जो लोग अत्याचारी हैं, पापी हैं, उनको नष्ट करें, पाप को नष्ट करें। संकल्प। तीसरी चीज है कि उस संकल्प के साथ साथ एक समर्पण का भाव। अगर समर्पण का भाव नहीं होगा तो समझो कि अहंकार पैदा हो जाए। जो कुछ हमें हासिल हुआ है, अभी हम यहां बैठे हैं, तो यहां तक हमें पहुंचाने के लिए अनगिनत लोगों का योगदान रहा होगा। मेरे माँ बाप से लगाकर जिस घर में हम पैदा हुए, उस घर के बनाने वाले मजदूरों का योगदान था। उस छत में हम तो खैर, मैं तो जिस घर में रहा, बचपन मेरा गुजरा, वो कबीलू की छत थी। और बरसात के दिनों में जब हर बरसात में हम लोग परेशान होते थे, क्योंकि बंदर लोग आके वो मिट्टी के कबीलू तोड़ दिया करते थे। मेरे पिताजी, मेरे भाई और हम लोग कुछ कबीलू जमा करके रखते थे नए खरीद के, ताकि जब पानी गिरेगा अंदर बरसात में, तो उससे पहले हम उसको ऊपर चढ़ चढ़ के रिपेयर करते थे। एक कबीलू हटाया, टूटा हुआ, दूसरा रखा। और कई बार रात को गिरता था पानी, तो हमें रात रात भर को ठंडे में ठिठुरते हुए अपने कबीलू में से टूटे हुए कबीलू निकाल के नए कबीलू लगाने पड़ते थे। और एक बार जब मैं बहुत छोटा था, मैंने बहुत मेहनत करके एक वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।
लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता थी, और मैं फर्स्ट आ गया। तो मुझे पुरस्कार मिला, जिंदगी में पहला पुरस्कार। उस सर्टिफिकेट को लेके मैं घर में चिपकाए हुए लाया, घर में सब लोगों ने खुशी मनाई कि बड़ी खुशी की बात। उसको हमने संभाल के रख दिया। हम अपनी किताबों को भी, कॉपियों को भी और बाकी चीजों को भी एक संदूक, जो पुरानी एक लोहे की संदूक हुआ करती थी, उसमें रख देते थे। पर एक बार रात को बारिश हो गई, हमें पता नहीं था कि बारिश में सारा पानी गिरेगा, और जब तक हमारी नींद खुली तब तक उस संदूक के ऊपर ही एक टपक टपक के वो पानी भर गया, और सारा का सारा वो हमारा सामान खराब हो गया। हमने जल्दी से उठ के खोल के देखा, मैंने, मेरी एक भतीजी और मेरे भतीजे ने, तो मेरा सर्टिफिकेट भी उसमें गल के किसी और कागज के साथ चिपक गया। तो मैं बहुत रोने लगा। रात को ही, आधी रात की बात थी, रो रा के मैं सो भी नहीं पाया ढंग से। सर्टिफिकेट मेरा पहला खत्म हो गया, गल गया। तो मेरे पिताजी ने कहा बड़े प्यार से, मेरे पिताजी कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे, वो एक सिपाही थे पुलिस में, बाद में वो हेड कांस्टेबल हो गए रिटायरमेंट से पहले। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये कागज पे लिखे हुए सर्टिफिकेट से तुम्हारी योग्यता नापी नहीं जाएगी। जब तुम्हारे कर्मों से लोग कहने लगे कि ये कैलाश सत्यार्थी, ये कैलाश इस योग्यता को रखता है, तो तुम्हारी योग्यता का पता तब चलेगा। तुम्हारी अच्छाई के लिए कोई कागज में सर्टिफिकेट नहीं देगा, बल्कि तुम्हारे भीतर से तुम्हें वो चीज पैदा करनी पड़ेगी। तो जब मुझे नोबेल पुरस्कार भी मिला, तो मैंने, मेरी पत्नी सुमेधा जी ने, मेरे बेटे, बहू, बेटी, सबने फैसला किया, हमारे संगठन के साथियों ने फैसला किया कि ये राष्ट्र के नाम है, ये केवल मेरे लिए नहीं, ये नोबेल प्राइज। तो हमने मिलकर ठान लिया और राष्ट्रपति जी को एक चिट्ठी लिख दी कि ये नोबेल पुरस्कार है, ये मेरा नहीं है, बल्कि ये भारत माता का है। मैं इसे भारत माता को समर्पित करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। दुनिया के इतिहास में 100 सालों से नोबेल पुरस्कार मिल रहा था, लेकिन किसी नोबेल पुरस्कार विजेता ने यह कर्म नहीं किया। There was no protocol that you can give away your Nobel Prize to your nation. तो फिर उस समय प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि ये तो हो नहीं सकता है, ये तो कभी हुआ नहीं। हमने कहा देखो, ऐसा है कि मैं तो करूंगा ये, अगर यहाँ नहीं होगा तो मैं महात्मा गांधी जी की समाधि पर उसे रख के घर में हाथ जोड़ के आ जाऊंगा, क्योंकि ये राष्ट्र के नाम, सब बच्चों के नाम है, सब बुजुर्गों के नाम है, सब नौजवानों के नाम है, पूरे देश के नाम है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे मिला है, मेरी वजह से थोड़ी। तो अंत में उन्होंने मान लिया, हम उसको दे आए मेडल और सब चीजें, और मैंने उनके सामने एक दोहा सुना दिया, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सब तोर भारत के लिए, और जो कछु है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तो राष्ट्रपति जी की आंखों भर आई आंखें उनकी, क्योंकि वो, मैंने समझाया कि देखो 400-500 साल पहले एक कबीरदास जी ने इसी समय के लिए ये लिखा, तो कि इस देश में एक बार आएगा नोबेल प्राइज, कोई भारतीय, भारत में पैदा होने वाला खांटी भारतीय देशी आदमी, साधारण आदमी इसे लेके आएगा और राष्ट्र के नाम समर्पित कर देगा। तो हंस दिए थोड़ा सा। तो समर्पण का भाव जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, कि जो कुछ हमें हासिल हो रहा है वो बहुत सारे कारणों से हासिल हो रहा है, कैसे हम एक समर्पण का भाव। पहला था सपना, दूसरा था संकल्प, तीसरा है समर्पण, और चौथी चीज है संघर्ष। दुनिया में बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के, बिना संघर्ष किए बदलाव नहीं आ सकता। जो बदलाव न्याय लाएगा, जो बदलाव समानता लाएगा,
यहां तक कि जो बदलाव मोहब्बत लाएगा, प्यार लाएगा, करुणा लाएगा, इंसानियत लाएगा, उस बदलाव के लिए भी आपको संघर्ष के लिए तैयार करना है अपने आप। थाली में रख के आप चाहो कि हर बच्चे को आजादी मिल जाए, हर बच्चे को पढ़ाई मिल जाए, हर बच्चे को उसकी जिंदगी के सपने पूरे करने का अवसर और मौका मिल जाए, ये नहीं। तो हमें संघर्ष करना, व्यापार में भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, राजनीति में भी अच्छाई के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, हर चीज में, वकालत में, हर जगह। तो संघर्ष चौथा। और पांचवी चीज है कि जब आप संघर्ष करेंगे, जब आप समर्पित रहेंगे, जब आपके सपने बड़े होंगे, जब आपका संकल्प बड़ा होगा, तो जो चीज आपको नहीं करनी और आपके अपने पास आ जाएगी, वो है सफलता। सपने से शुरू करो, संघर्ष और समर्पण, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं सफलता हासिल। मैं ये नहीं कह सकता कि हमें पूरी सफलता हासिल हो गई है, इसलिए कोई बहुत बड़ा जश्न मनाना चाहिए मेरे लिए या मेरे नाम पर। जब तक दुनिया का, धरती का, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, कहीं भी, यूरोप हो, दुनिया के हर देश का हर बच्चा जब तक अपने बचपन को पूरी तरह नहीं जीता, आजादी के साथ, शिक्षा के साथ, स्वास्थ्य के साथ, सुरक्षा के साथ, जब तक उसका बचपन सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक मेरी जिंदगी की सफलता अधूरी है। पूरी दुनिया हमारा परिवार है, ये हम कहते रहे, हमारे ऋषि मुनि कहते रहे, उस परिवार के नाते हर देश का बच्चा, हर समाज का बच्चा हमारा अपना बेटा या बेटी, हमारी संतान है। ये भाव बहुत जरूरी है। लेकिन इस सारे काम में जिन लोगों ने, जिन साथियों ने, हमारे साथी शहीद हो गए, मैं तो जिंदा हूं, मेरे परिवार के लोग तो जिंदा हैं, लेकिन धूमदास हमारे बीच में नहीं है। मध्य प्रदेश के ही थे वो, हमारे साथ पत्थर की खदानों में वो मजदूरी करते थे, बंधुआ मजदूरी। आजाद होने के बाद हमने जब उन्हें आजाद कराया सुप्रीम कोर्ट की मदद से, तो वो हमारे कार्यकर्ता बन गए। उनके ऊपर मालिकों ने हमला किया, उनकी हत्या कर दी 1984। तो धूमदास के बगैर संभव नहीं हो सकता। हमारे साथी आदर्श किशोर, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सैकड़ों बच्चों को छुड़ाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में गूंज गए, उनको किसी ने गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी। हमारे साथी धूमदास के बाद आदर्श किशोर हमारे बीच में नहीं रहे। हमारा एक नन्हा साथी कालू कुमार, सबसे कम उम्र का था, वो शहीद हो गया। मेरे साथियों में कई लोग पुराने हैं जिनके शरीर में कई अंग टूटे फूटे पड़े। शुरू में तो हम लोग मजाक करते थे वीरेंद्र भाई कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि आप बच्चों की मुक्त कराने की कार्रवाई में कहाँ कितनी बार पिटे, कहाँ आपको घाव लगे, आपने कितनी बार अस्पताल में दाखिल हुए, कितनी बार आपको प्लास्टर बंधा। अपने खुद के बच्चों के लिए नहीं, दूसरों के, समाज के, राष्ट्र के बच्चों के लिए। तो सबके साथ हुआ। सुमेधा जी यहाँ बैठी, ये बहुत बड़े परिवार से आई, लेकिन मैंने अपनी इंजीनियर होने की नौकरी छोड़कर जब काम शुरू किया, तो मैंने इनसे कहा कि देखो, हम लोग पागल की तरह, फकीर की तरह जिंदगी जीने वाले हैं। तुमने इंजीनियर से शादी नहीं की। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि मैंने एक पागल आदमी शादी करी। तो हम लोग विदिशा छोड़कर यहाँ आ गए दिल्ली में, और एक 8 फुट बाई 10 फुट के कमरे में किसी का स्टोर रूम था, उसमें कई साल तक रहे। हम दोनों नहीं रहे, हमारे साथ हमारा साल भर का बेटा भुवन भी रहा। तो थोड़ा बड़ा होने लगा हो, तो काफी कठिनाइयों का सामना हुआ। उसी समय हमारे ऊपर हमले होते थे और ये सारा होता रहा। लेकिन ये लड़ाई चलती रही।
सुमेधा जी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैंने पूरी दुनिया में किसी और मां को, किसी और महिला को नहीं देखा, ना मैं जानता, ना मैंने पढ़ा कि जिसे अस्पताल के कैजुअल या इमरजेंसी वार्ड में एक साथ अपने घायल बेटे और घायल पिता को देखने आना पड़ा, जो बेटा और उसका पति दूसरी लड़कियों को गुलामी से आजाद कराने की कोशिश में हताहत होकर अस्पताल के बिस्तरों पर बगल बगल में पड़े थे। भुवन और मेरे साथी और सुमेधा जी अस्पताल गई थी। और कोई पत्नी होती तो कहती भाई हो गया, बहुत हो गया, तुम में से एक कोई करेगा या कोई नहीं करेगा ये काम, बहुत हो गया, मरते मरते बच्चे हो, गोली लगते लगते बच्चे। और कोई बेटा भी होता तो वो कहता है कि भैया मेरे बस का नहीं है, मैं पढ़ लिख के वकालत बना हूं, वकील बन गया हूं, और मुझे तो अब अपनी वकालत करने दो, पैसे कमाने दो, बहुत हो गया। लेकिन उसने भी कहा कि नहीं, ये तो हो ही रहेगा। हमारी बेटी को चुरा के बहला लोग ले जाने वाले थे। सर्कस के मालिक एक था रजा खान और फतेह खान, उत्तर प्रदेश में गोंडा में। वो नेपाल से लड़कियों को, ड्रग्स को और हथियारों को स्मगल करते थे इंडिया। वहां हमने छापा मार कार्रवाई करके बच्चियों को छुड़ाने की कोशिश की, तो उस आदमी ने लिखकर हम पर हमले किए, बल्कि हमारी किशोरी बेटी को, अस्मिता को चुरा के वही हाल करने के लिए धमकी दे रहे थे जो दूसरी लड़कियों का किया गया। लेकिन ना तो अस्मिता का भाई डरा, ना अस्मिता डरी, और ना ही उनकी मां डरी। तो साहस इसके साथ जुड़ा हुआ है, संकल्प के साथ। हमारा साहस, हमारा संकल्प, हमारा सपना साझा बनना चाहिए। हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ, फुल्का जी देश के बहुत बड़े वकील हैं, बहुत ही साहसी वकील हैं, जिन्होंने वो सारी की सारी लड़ाई लड़ी और अब तक लड़ रहे हैं। जब 84 के दंगे हुए, 84 में दंगे क्या हुए, हत्याकांड हुए, वो बिना पैसे के रात दिन लगाकर ये काम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सपना सिर्फ कैलाश जी का सपना नहीं है, हमारा साझा सपना है। यहाँ बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं। विवेक जी की पत्नी रूपी बैठी हुई है, हमारी छोटी बहन की तरह। तो ये अपना अमेरिका की लाइफ स्टाइल वगैरह छोड़ छाड़ के स्लम्स में घूमती है अपने पति को लेकर, और पति के साथ साथ इनके जो को फाउंडर हैं वोट के, अमित जी, और इन लोगों को लेकर। तो बहुत सारे नाम मैं यहाँ गिना सकता हूँ। ये बैठे हुए हमारे शक्ति वाहिनी नाम के बहुत बड़ा संगठन चलाते रहे हैं रविकांत जी, लेकिन इनको लगा कि ये अब एक छोटे छोटे किश्तियों पे सवार होने का मौका नहीं है, हम सब लोग एक बोट पे सवार होंगे और उस बोट में चल के सबका सपना बराबर से चलेगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, इनका नाम आया बार बार, हमारे बुंदेलखंडी मनीष का, राकेश सिंगर जी जो हैं, राकेश पे भी कई बार हमले हुए और बच बचा के आए, इस पे भी हुए, मनीष पे भी। तो ये सब चीजें चलती रही हैं। लेकिन मैं इन सबको इसलिए याद कर रहा हूँ थोड़ा सा ज्यादा वक्त आपका लेके, कि बच्चे ये महसूस करें कि साधारण से साधारण आदमी भी अगर बड़े सपने, बड़े संकल्प, बड़े साहस के साथ, समर्पण के भाव के साथ जुटा रहे एक लक्ष्य को लेकर, जिंदगी के, समाज को, राष्ट्र को बेहतर बनाने के लक्ष्य को लेकर, तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पुरस्कार महत्व की बात नहीं है कि मुझे नोबेल प्राइज मिला। जिस वक्त मैं उन इलाकों में घूमता हूं जहां पर वहां की सरकारों के लोग तक नहीं गए, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में जिन इलाकों में मैं घूमा हूं, आइवरी कोस्ट में, घाना में, साउथ सुडान में, युगांडा में, रुवांडा में, वहां उन इलाकों में उनके लोग गए नहीं। लोग हैरान होते हैं कि ये पागल आदमी इंडिया का आके ये क्या कर रहा है। और जब मैं उनके साथ भाषा भी नहीं जानता और बात करने की कोशिश करता हूं कि ये बच्चे मेरे बच्चे, तो उनकी समझ में आती है भाव। ये चीजें लैटिन अमेरिका में भी सब जगह करते रहे हम लोग। तो ये काम संभव है कि हम अगर अपने संकल्प और सपने के साथ जाएंगे तो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं साथियों, लेकिन अभी मौका है। हम लोग
भारत को और सशक्त और मजबूत भारत बनाकर उसकी महान प्रतिष्ठा को शामिल करें। और वो संभव नहीं है बगैर एंटरप्रेन्योर्स के, जो इस तरह की मानवता का भाव रखते हैं, करुणा का, कंपैशन का भाव रखते हैं और सरकार, समाज सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मीडिया भी भूमिका अदा करता है, मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है, वकीलों की, जजों की, पुलिस की, सबकी भूमिका है। हम सब लोग मिलकर समाज से इस बुराई को खत्म करेंगे और एक न एक दिन हम सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। मैं भी उसमें शामिल होऊंगा जब हम कोई इतिहास की किताब उठा के पढ़ेंगे, इतिहास की किताब जिसमें लिखा जाएगा कि बच्चों की गुलामी, बच्चों का यौन शोषण, बच्चों की ट्रैफिकिंग भारत में एक बुराई हुआ करती थी, जिसका खात्मा हम सब ने मिलकर किया। बोलो ये संभव है कि नहीं है? होगा कि नहीं होगा? सती प्रथा का अंत हुआ कि नहीं हुआ? अब सती तो नहीं होती ना कहीं, कैसे हुआ? राजा राममोहन राय तो आगे बढ़े, लेकिन साथ में लोग, पता नहीं कितने लोग आगे बढ़े होंगे जिनका नाम तक नहीं जानते। जरूरी नहीं कि लोग कैलाश सत्यार्थी का नाम जाने, जरूरी है कि इस इतिहास की रचना का हिस्सा बने, जिसमें लोग पढ़ेंगे आगे आने वाली पीढ़ियां कि देयर वाज एन इविल, देयर वाज ए क्राइम known as child slavery, child labor, child trafficking, child sexual abuse, and that is going to happen. And India is bearing that torch. मैं नहीं, India is bearing that torch. बनाओगे कि नहीं बनाएंगे सब लोग? मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भरोसा करता हूं कि हम सब लोग मिलकर जब अगले साल आएंगे तो देश में ये बुराइयां और कम हो जाएंगी और कम हो जाएंगी।